दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, चुनाव करीब आया नहीं कि सरकारी तोतों की गतिविधियां तेज हो गई। भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर, सेलेक्टिव कार्रवाई के नाम पर एक तरफ जहां ईडी को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते नहीं बन रहा है, को एक्यूज के बयान पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कैसे हो सकती है, ये सारे सवाल जहां आज ही सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ईडी से पूछे जा रहे हैं, ईडी की गतिविधियों पर सीधा सीधा सवाल उठ रहा है और न्यायपालिका के अंदर से टिप्पणियों के रूप में ही सही, लेकिन यह बात जब सामने आ रही है कि पक्षपात पूर्ण कार्रवाई का, सेलेक्टिव कार्रवाई का अंदेशा मिलता हुआ दिख रहा है, तो उस अंदेशे के बीच सबसे पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि चुनाव कहां हो रहे हैं, किस राज्य में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई है। तो चुनाव हो रहे हैं हरियाणा में, और हरियाणा में जब चुनाव हो रहे हैं तो हरियाणा के चुनाव हो और ईडी की गतिविधियां तेज ना हो, इससे तो मोदी शाह की सरकार पे बहुत बड़ा साख पर बट्टा लग जाएगा शायद। कि चुनाव हो रहे हैं और ईडी नहीं पहुंचे, लोग क्या कहेंगे कि आखिर ईडी निष्पक्ष कैसे हो गई, आखिर ईडी विपक्षी दलों को तंग करने की प्रक्रिया छोड़ कैसे दी, और आखिर ईडी के ऊपर से सत्ता का दबाव क्या कम हो गया है। आखिर ईडी की प्रतिष्ठा बचाने की जिम्मेदारी ईडी के डायरेक्टर ने उठा तो नहीं ली है कि ईडी निष्पक्ष है। दरअसल कई सारे सवाल लोगों के मन में थे, और सवाल इसलिए थे कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में चुनाव शुरू हुआ और ईडी की गतिविधियां शुरू नहीं हुई थी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद ईडी की गतिविधियां शुरू नहीं हुई थी। यह बड़ा आश्चर्य लग रहा था सबको, लेकिन आज उस आश्चर्य के ऊपर अपनी चिर परिचित अदा में ईडी ने यह जाहिर करवा दिया कि ईडी की जो पहचान है, ईडी की जो आइडेंटिटी है इस देश में, कि जहां चुनाव होगा और जहां विपक्षी दल, केंद्र सरकार में जो पार्टी है उसके विरोध में खड़े हुए दल अगर लड़ाई में मजबूती से लड़ते हुए दिखाई देंगे, तो ईडी भला कैसे पीछे रहेगी उस लड़ाई को कमजोर करने के लिए, वो भी करप्शन खत्म करने के नाम पर। आइए देखते हैं आज ईडी ने क्या किया है। और शाम होते होते जो खबर आ रही है, वो खबर हरियाणा की राजनीति के लिए भी चौंकाने वाली है, देश की राजनीति के लिए भी चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े पोस्टर बॉय कौन है, सभी जानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा, यही दो चेहरे हैं हरियाणा में जिनके इर्द गिर्द कांग्रेस की पूरी बुनावट चल रही है। कांग्रेस की तमाम पोल स्ट्रेटजी, चुनावी रणनीति इन्हीं के इर्द गिर्द बनाई जा रही है। और जब इनके इर्द गिर्द बनाई जा रही है रणनीति, तो चाहे किसानों का मुद्दा हो, विनेश फोगाट समेत महिला पहलवानों का मुद्दा हो, चाहे ये मुद्दा एमएसपी गारंटी का हो, चाहे ये मुद्दा अग्निवीर का हो, चाहे ये मुद्दा आरक्षण का हो, चाहे ये मुद्दा जाति जनगणना का हो, तमाम मुद्दे जब एक साथ आकर क्लब होते हुए दिख रहे हैं और उन मुद्दों के आसरे मुख्य विपक्षी दल हरियाणा की सत्ता पर काबिज होने की तैयारी में दिख रही है, वो मुख्य विपक्षी दल जो 10 साल पहले यानी कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी, एक बार फिर सत्ता के सपने देख रही है, तो भला ईडी उन्हें चैन से सपना भी देखने देगी क्या? ये सवाल लोगों के मन में कौंध ही रहा था कि आखिर कौन सा टूल अब बचा हुआ है जिसका इस्तेमाल अब तक नहीं हुआ। तो आज देख करके साफ लग रहा है कि आज ईडी पिछड़ने का नाम नहीं ले रही है। ईडी ने कंपटीशन लगा दी है, ईडी ने यह होड़ शुरू कर दी है कि आखिर दिल्ली दरबार की चाकरी में कैसे वो अपने आप को पीछे रखे। विपक्ष टॉर्चर एजेंसी के तौर पर जो ईडी की पहचान बनती जा रही है, उस पहचान से अपना पिंड छुड़ाने की उसे जरूरत ही क्या है। ताजा मामला दरअसल ये है कि एक पुराना मामला ईडी के पास लंबे समय से लंबित था। अब मामले कैसे लंबित होते हैं, मामले कैसे दर्ज किए जाते हैं, वो सभी गतिविधियां हमारे दर्शक जानते हैं कि जिनकी सरकार होती है उनके विपक्षी दलों के भ्रष्टाचार, कथित भ्रष्टाचार पर मामले दर्ज होते हैं, और जैसे ही वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं या धुलने के लिए आने के लिए तैयार हो जाते हैं, मामला ठंडा पड़ जाता है, या फिर चुनाव खत्म हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, तब भी मामला ठंडा पड़ जाता है। आज की तारीख में हालात दूसरे हैं, और उस हालात में जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ईडी की तरफ से यही आ रही है कि हरियाणा में
MRMGF ग्रुप, जी हां, MRMGF ग्रुप की 834 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो गुरुग्राम जिले में, आम बोलचाल की भाषा में इसे गुड़गांव कहते हैं, वहां और दिल्ली से सटे हुए कुछ गांवों में है। 401 एकड़ जमीन जब्त की गई है और MRMGF के ऊपर 834 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है, जी हां ध्यान दीजिए, इसका हुडा से कैसे कनेक्शन जोड़ा जा रहा है और कैसे इसको लेकर बातें की जा रही है, इसे देखना जरूरी हो जाता है। आरोप क्या है पहले ये देख लेते हैं। आरोप दरअसल ये है कि भूपेंद्र सिंह हुडा के मुख्यमंत्रित्व काल में भूपेंद्र सिंह हुडा और डीटीसीपी का मतलब आप जानते हैं क्या है? डीटीसीपी का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा। संक्षेप में कहें तो डीटीसीपी, डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। इसके डायरेक्टर त्रिलोक चंद्र गुप्ता, भूपेंद्र सिंह हुडा जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, इन दोनों पर आरोप है कि MRMGF ने इनसे अपनी नजदीकी का फायदा उठाकर 834 करोड़ रुपए की जो जमीन जो ईडी दावा कर रही है, 400 एकड़ से ज्यादा जमीन, वो बेहद सस्ते दामों में खरीद ली। ईडी ने मामला दर्ज भी किया और जो मामला दर्ज करके जो आरोप लगाए हैं उसे आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या आरोप लगाए हैं। भूपेंद्र सिंह हुडा और त्रिलोक चंद्र गुप्ता का नाम इसमें लिया जा रहा है और जो प्रॉपर्टी जब्त की गई है 400 एकड़ से ज्यादा की, उसके मौद्रिक मूल्य की कितने रुपए की किसकी प्रॉपर्टी है जरा आप देख लीजिए। MR इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, MR इंडिया लिमिटेड की 501 करोड़ से थोड़े ज्यादा की संपत्ति है। वहीं MGF डेवलपमेंट लिमिटेड की 333 करोड़, लगभग 333 करोड़ की संपत्ति है। MGF डेवलपमेंट लिमिटेड, इसकी 333 करोड़ की संपत्ति है और 501 करोड़ से थोड़े ज्यादा की संपत्ति है MR इंडिया लिमिटेड की। दोनों कंपनियों को साझे तौर पर, चूंकि साझे तौर पर दोनों के कई प्रोजेक्ट चलते हैं, तो आम बोलचाल की भाषा में दिल्ली NCR में रियल एस्टेट को समझने वाले लोग जानते हैं MRMGF का प्रोजेक्ट, चाहे अखबारों में बड़े बड़े ऐड हो, चाहे MRMGF का जगह जगह लोग प्रोजेक्ट बन रहा हो वहां उसके साइन बोर्ड लगे हुए देखते हो। तो तमाम आरोप जो भूपेंद्र सिंह हुडा पर ईडी ने काफी पहले लगाए थे कि उनके समय में सस्ते में जमीनें ले ली गई, इतने दिनों से ईडी क्या सोई हुई थी? क्या इतने दिनों से ईडी को यह नहीं पता था कि यह मामला अभी चल भी रहा है, या छगन भुजबल की तरफ फाइल गुम हो गई थी? क्या मामला है कि आखिर चुनाव करीब आते आते ईडी को यह पूरा मामला याद आ गया, आचार संहिता लगने के बाद यह मामला याद आ गया कि अरे ये तो 834 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इसे जब्त करना है। और जैसे ही प्रॉपर्टी जब्त होगी तो भूपेंद्र सिंह हुडा और त्रिलोक चंद्र गुप्ता का नाम आएगा। स्वाभाविक है त्रिलोक चंद्र गुप्ता का नाम आएगा तो भूपेंद्र सिंह हुडा का नाम भी, चूंकि ईडी ने अपनी जो रिपोर्ट बनाई है उस रिपोर्ट में भूपेंद्र सिंह हुडा का नाम लिखा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि चुनाव के समय उसका इस्तेमाल करने में भारतीय जनता पार्टी को आजादी मिलेगी। यानी एक पक्ष को बदनाम करने की कोशिश, बिल्कुल वैसे ही जैसे दिल्ली में लोकसभा चुनाव चल रहा था तो आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करो, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेज दो, और इन चुनाव के मौके पर जब न्यायालय कंडीशनल जमानत देता है तो फिर उसका प्रचार करो कि जमानत पे बाहर है। क्या ऐसे ही इस देश में लोकतंत्र की गाड़ी चलेगी? अगर कोई दोषी है, अगर कोई भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है, चाहे उसकी पार्टी कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, डीएमके हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, सपा हो या एनसीपी हो, कोई भी पार्टी हो, इस देश की एबीसीडी कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का कोई नेता, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई अधिकारी, कोई पत्रकार या कोई भी व्यक्ति यदि करप्शन में लिप्त पाया जाता है तो कानूनों के मुताबिक उसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। लेकिन वो ईडी जिसका पॉलिटिकल मामलों में कन्विक्शन रेट यानी सजा दिलाने की दर 0.4% है, 3000 के करीब वो मुकदमे दर्ज करती है, 100 लोगों को भी सजा नहीं दिला पाती। ये हालत जब ईडी की बनी हुई है तो उस हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब चुनाव आया है तो अचानक हरियाणा में ईडी जाग कैसे गई है। भूपेंद्र सिंह हुडा सभी जानते हैं कि हरियाणा के जाति समीकरण के लिहाज से जाट वोटों के और जाट राजनीति के सबसे बड़े गढ़ रोहतक, झज्जर, जींद,
इस पूरे इलाके के सबसे बड़े नेता, एक्सेप्टेबल नेता के तौर पर सामने आते हैं। और इन 3-4 जिलों की एक बहुत बड़ी भूमिका है हरियाणा के जनमत को तय करने में। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरने की कवायद कि चुनाव के समय कम से कम उन्हें बदनाम किया जा सके और हो सके तो इन्हें भी जेल में डालो, और फिर उसके बाद चुनाव में कांग्रेस पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर पलीता लगाने की कोशिश हो, और फिर दिल्ली से बड़े बड़े नेता जाकर यह कहें, जैसे महाराष्ट्र में अजीत पवार के लिए कहते थे कि अजीत दादा चक्की पीसिंग, और फिर चक्की पीसिंग करते करते वो सत्ता पीसिंग करते हुए सत्ता में घुस गए बीजेपी के साथ। तो क्या इसी की बुनियाद तैयार करने की कोशिश हो रही है? आखिर आज ये मामला क्यों याद आया? आखिर ईडी को इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए लोकसभा विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के वक्त का इंतजार क्यों करना पड़ा? नॉमिनेशन फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू होने के ठीक पहले के वक्त का क्यों इंतजार करना पड़ा? कारण क्या है? इस देश के लोग जांच एजेंसियों पर भरोसा पहले ही खो चुके हैं। जांच एजेंसियों को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के मामले में सीबीआई को तकरीबन 1 दशक पहले पिंजड़ा बंद तोता कह दिया था, लेकिन अब तो पिंजड़ा बंद तोतों की तादाद बढ़ती जा रही है। हेमंता बिश्व शर्मा को नोटिस मिला, वो बीजेपी में चले गए, वॉशिंग मशीन में धुल गए, उसके बाद उस नोटिस का पता नहीं है। शुभेंदु अधिकारी को नोटिस मिला, वो भी भाजपाई हो गए। छगन भुजबल, अजीत पवार वगैरह को नोटिस मिला, वो भाजपा के साथ गठबंधन का हिस्सा बन गए। कई राज्यों की हालत आप देखें, ईडी गठबंधन तोड़ने, गठबंधन कराने, सरकार बनाने, सरकार बिगाड़ने, चुनावी संभावनाओं को बनाने, चुनावी संभावनाओं को खराब करने, इन सभी कामों में जिस प्रकार से ईडी का नाम बदनाम होता रहा है, तो क्या अब इस देश में यह वक्त आ गया है कि जिस प्रकार से कुछ राज्यों ने सीबीआई की अपने राज्य में एंट्री पर बैन लगा दिया है, उसी प्रकार से ईडी की एंट्री पर भी अब राज्य सरकारें अपने चुनाव या राज्य में चुनाव लड़ रही राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में इस बात को शामिल करें कि सत्ता में आने के बाद राज्य में ईडी की एंट्री पर विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर बैन कर दिया जाएगा। ईडी के अधिकारियों को राज्य में घुसने पर रोक लगा दिया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी करनी होगी। क्या इस तरह के आदेश और इस तरह की बातें चुनाव घोषणा पत्र में रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है विपक्ष को? दरअसल भ्रष्टाचार इस देश में संस्थागत रूप ले चुका है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन भ्रष्टाचार पर कार्रवाई सिलेक्टिव हो रही है, सिर्फ विपक्ष को तंग किया जा रहा है, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लेवल प्लेइंग फील्ड, चाहे चुनाव के मामले में हो, चाहे कंपटीशन के मामले में हो, चाहे जांच के मामले में हो, इन्वेस्टिगेशन के मामले में हो, चाहे भ्रष्टाचार से निजात दिलाने के मामले में हो, हर जगह लोकतंत्र लेवल प्लेइंग फील्ड, समान अवसर की संकल्पना पर आधारित व्यवस्था को आदर्श व्यवस्था मानता रहा। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज वही हो रहा है जिसकी कल्पना आम लोगों ने अब करनी शुरू कर दी है कि जहां चुनाव आएगा वहां ईडी जाएगी। एक नोटिस शरद पवार को दिया गया था 2019 के विधानसभा चुनाव में, सिर्फ उन्होंने कह दिया मैं आ रहा हूं, ईडी की पतलून गीली हो गई और अंततः नोटिस वापस लेना पड़ा था। महाराष्ट्र में क्या हालात होते इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर शरद पवार को मुंबई के ईडी दफ्तर पहुंचने की नौबत आ जाती तो महाराष्ट्र में किस तरह का राजनीतिक जलजला आ जाता। इस बात का अंदाजा संभवतः ईडी के लोगों को था कि शरद पवार को दफ्तर बुलाना दरअसल ईडी का मरसिया पढ़ना या ईडी की प्रतिष्ठा का मरसिया पढ़ने की तरह हो जाता। लेकिन क्या हरियाणा में इस तरह की भूमिका तैयार की जा रही है? निश्चित तौर पर इस देश में किसी भी जांच एजेंसी को स्वतंत्र रूप से काम करने की आजादी होनी चाहिए। निश्चित तौर पर जांच एजेंसी को किसी भी व्यक्ति के खिलाफ यदि पक्के सबूत मिल रहे हो तो न्यायालय के समक्ष उन सबूत को प्रदर्शित कर सख्त से सख्त सजा दिलाने की कार्रवाई करनी चाहिए। और जहां तक बात रियल एस्टेट, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेसी और कॉरपोरेट, इन सब के घालमेल का है, तो कौन नहीं जानता कि इस देश में सरकार किसी की हो, जगह दिल्ली हो, जगह अहमदाबाद हो, जगह मुंबई हो, जगह पुणे हो, बैंगलोर हो या कोई भी इलाका हो, रियल एस्टेट का काम काले पैसों के आधार पर चलता है। पैरेलल इकोनॉमी, समानांतर व्यवस्था, समानांतर अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा होता है, कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या सरकार ने
ब्लैक मनी के रियल एस्टेट में प्रयोग के लिए, चाहे वो MRMGF हो या कोई और हो, क्या उस पर रोक के लिए कोई कार्रवाई की? पूरे देश ने देखा था कि नोएडा में बिना इजाजत के 32 मंजिला टावर खड़ी कर दी गई थी। और जब 32 मंजिला टावर बिना इजाजत के खड़ी की गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब टावर को गिराया गया, और टावर गिराने की पूरी प्रक्रिया का इस देश का गोदी मीडिया इस तरह से जैसे कोई उत्सव मन रहा हो, टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट कर रहा था, तब इस देश ने काले पैसे, काले धंधे, रियल एस्टेट और राजनेता, ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही राजनेता गठजोड़ इन काले पैसों को करने वाले लोगों के साथ जिस प्रकार से होता है, इन सब का खुला खेल इस देश के लोगों ने देखा था कि आखिर कैसे बिना इजाजत, बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से 2 टावर दिल्ली में, नोएडा में खड़े हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में संज्ञान लेकर टावर को ढहा करके एक संदेश दिया था, लेकिन क्या वो संदेश ईडी दिलाने की कोशिश कर रही है? निश्चित तौर पर वो संदेश दिलाने की कोशिश होती तो गुड़गांव हो या नोएडा, फरीदाबाद हो या गाजियाबाद, इंदिरापुरम हो या वैशाली, दिल्ली का द्वारका हो या नरेला, किसी भी इलाके में जो अवैध धंधा चल रहा है, समान रूप से उस पर कार्रवाई होती। और फिर मजाल नहीं थी कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी कॉरपोरेट या कोई भी रियल एस्टेट का ब्लैक मार्केटियर इस तरह के कामों को अंजाम दे पाता। लेकिन चुनाव आ गया तो हुडा का नाम इस्तेमाल करना है, भ्रष्टाचार पे कार्रवाई नहीं करनी है। पूरे देश को पता है चुनाव खत्म हो जाएगा तो न तो इस मामले में हुडा को सजा दी जाएगी, न ही हुडा के खिलाफ चार्ज प्रूफ करने की कोशिश ईडी करेगी, और न ही जिन डीटीसीपी के डायरेक्टर त्रिलोक चंद्र गुप्ता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं, न उनके खिलाफ कुछ होगा। MR और MGF के लोग या दूसरे बिल्डर, कोई भी बिल्डर हो, इस देश में बड़ी मछलियां हैं। सत्ता को चढ़ावा चढ़ाती रहती है, सत्ता उन चढ़ावों पर नाचती रहती है, सत्ता किसी की भी हो। सबको पता है किसी का कुछ नहीं बिगड़ना है, लेकिन चुनाव में बदनाम तो करना है। विपक्ष के लोग हैं तो चुनाव में आर्थिक भ्रष्टाचार के मामलों से जोड़कर बदनाम तो करना है, भले ही उसमें कुछ साबित करने की न तो इच्छा शक्ति हो और न ही साबित करने लायक सबूत हो। मैं नहीं जानता सबूत है या नहीं है, लेकिन एक तरफ जहां हरियाणा महिला सुरक्षा को लेकर, सर्वखाप पंचायत की एकजुटता को लेकर, जाट राजनीति को लेकर, जाट दलित एकता की बिछ रही बिसात को लेकर, और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसानी से लेकर बेरोजगारी तक, महिला सुरक्षा तक, तमाम मुद्दों को एक साथ जोड़ते हुए जिस प्रकार से जनता ने बीजेपी के खिलाफ मूड बनाया है, उस मूड को डाइल्यूट करने के लिए क्या हुडा को इस मामले में बदनाम करने की कोशिश या चुनाव के वक्त उन्हें तंग करने की कोशिश हरियाणा के मतदाताओं को पसंद आएगी? जाट चेतना यदि और ज्यादा मुखर होकर सामने आ गई तब क्या होगा? हरियाणा का अपना सेल्फ प्राइड अगर इस मुद्दे पर इसी तरह से जुड़ करके सामने आ गया तब क्या होगा? इन सारी बातों को देखना हो तो जरा शरद पवार को नोटिस वाली घटना को याद कीजिए कि उसके बाद जिस तरह से शरद पवार ने महाराष्ट्र में भूमिका बांधी, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता उखड़ गई थी। सुबह सुबह जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि चोर दरवाजे से सरकार बनाई गई थी, 5-6 बजे सुबह में सरकार 80 घंटे की बनाई गई थी, वो सरकार भी नहीं टिकी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे खेल को बेनकाब कर दिया था, बहुमत हासिल करने का पूरा खेल बदल करके रख दिया था, और अंततः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देकर जाना पड़ा था। हरियाणा उस लायक भी नहीं है कि वहां 4 पार्टियां हों। हरियाणा सिर्फ 2 पार्टियों की सीधी चुनावी लड़ाई में है, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ भाजपा। यहां 2% वोटों का भी अंतर होगा तो 20 सीटों का अंतर पैदा हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में तो हरियाणा से जो खबर मिल रही है वो 10% वोटों के अंतर की बात है कि कांग्रेस बड़ी बढ़त की तरफ दिख रही है। तो कांग्रेस जब बड़ी बढ़त की तरफ दिखेगी तो ईडी की गतिविधियां स्वाभाविक है कि वो अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आएगी, क्योंकि उसके पीछे रिंग मास्टर कोई और है, और उस रिंग मास्टर को चुनावी मजबूरियां सबसे पहले दिखाई देती है। तो इन चुनावी मजबूरियों को क्या जनता भी समझ रही है, और जनता भी उसी के मुताबिक इलाज करने का, लोकतांत्रिक इलाज करने का, यानी वोटों के माध्यम से इलाज करने का पूरा खाका खींच रही है? देखते जाइए जनता क्या करती है, क्योंकि असली खेल जनता के दरबार में ही होना है, और वहीं से
जो रास्ता निकलेगा वो इस तरह से जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और करप्शन के खिलाफ जिस तरह से माहौल बनाने की जरूरत है, इन दोनों मसलों पर एक अस्थायी समाधान की दिशा में लेकर जाने वाला शायद प्रतीत हो। देखते जाइए होता क्या है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर ईडी भी कायम है, उम्मीद पर हुडा भी कायम है, उम्मीद पर एमआरएमजीएफ ग्रुप भी कायम है और उम्मीद पर हरियाणा के वोटर्स भी कायम है। स्वाभाविक है किसी की उम्मीद पूरी होगी, किसी की टूटेगी, लेकिन किसकी पूरी होगी ये जनता तय करेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।